तुमने मुझसे ये सब करवाया, डेविड। मैं पिछले 20 वर्षों से कैसे शहर में रह रही हूँ जो हमेशा शोर से भरा रहता है। मैं सांवली त्वचा वाली लड़की हूँ। मेरे बाल पीले सुनहरे रंग में रंगे हुए, सीधे और हमेशा बहुत करीने से सजे रहते हैं। शायद मेरे जैसी लड़की को भी कभी कभी थोड़ी शांति की जरूरत होती है। मेरा नाम कैलिस्टा है। लोग मुझे सबसे परफेक्ट लड़की कहते हैं। फिलहाल मैं विश्वविद्यालय के तीसरे वर्ष में पढ़ रही हूँ। मैंने ग्राफिक डिजाइन चुना है क्योंकि मुझे लगता है कि ये लगभग हर चीज और हर किसी के लिए उपयोगी है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और लड़कों के बीच भी मैं काफी लोकप्रिय हूँ। लेकिन जिस लड़के की मुझे सच में परवाह है उसका नाम डेविड है। वह आने वाली कॉल मेरे होने वाले पति की। कैलिस्टा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। मैं इस समय अपने दादा दादी के घर हूँ। मैं अभी नहीं आ सकती। मैं स्पेन से अर्जेंटीना तक उड़कर नहीं आ सकती। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। डेविड, यकीन मानो अगर मैं आ सकती तो तुरंत उड़कर आती, लेकिन मेरे दादाजी अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं। मैं जो होना है उसे जल्दी नहीं कर सकती। लेकिन बताओ, किस बारे में बात करनी है? मेरी बहन उस रात से लापता है। कौन सी रात कैलिस्टा? मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं उस रात की बात कर रहा हूँ जब मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया था और हम दोनों के बीच अंतरंग पल बीते थे। तुम्हारे जाने के तुरंत बाद कुछ हुआ था। उसके बाद तुम कई दिनों तक मुझे नजरअंदाज करती रहीं। मुझे अचानक एक यात्रा पर जाना पड़ा था। किसी ने मुझे पहले नहीं बताया था। मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर पाई। मेरे फोन की बैटरी खत्म थी और मुझे कुछ भी पैक करने नहीं दिया गया। लेकिन तुम्हारी बहन का इससे क्या लेना देना है? जब मैं वहां से गई थी वह सोफे पर लेटी हुई थी। तुम दरवाजा खुला छोड़ गई थी। घर के सुरक्षा कैमरों ने उसे रिकॉर्ड किया है। उसे अगवा कर लिया गया है। हमें फिरौती के लिए फोन भी आया था। मुझे बहुत अफसोस है। छुट्टियों का यह सप्ताह खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। डेविड की आवाज अचानक गंभीर हो गई। कैलिस्टा, उस अपहरणकर्ता की शक्ल तुम्हारे पिता जैसी थी। मैं कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाई। मेरे पिता कनाडा में रहते हैं और तुम जानते हो कि उन्होंने हमें 8 साल पहले छोड़ दिया था। मैंने तुम्हें वीडियो ईमेल किया है, उसे देखो। और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी तुम्हारी याद आती है। जल्द मिलते हैं। कॉल खत्म हो गई। मैंने फोन नीचे कर दिया। यह संभव नहीं हो सकता। वह कैसे हो सकता है? नहीं, ये असंभव है। लेकिन मैं अपना ईमेल खोलूंगी। वीडियो देखा गया। वह वही था, मेरे पिता। लेकिन ये कैसे संभव था? वह अपनी बहन से प्यार करता था। या क्या उसे ये तक याद नहीं था कि उसकी बेटी कैसी दिखती है? नहीं, उसने फिरौती भी मांगी थी। मैं भूल गई थी कि वो कितना स्वार्थी और धोखेबाज हो सकता है। डेविड और मैं माध्यमिक विद्यालय के दिनों से दोस्त हैं। वह मेरे पिता को जानता था। वह उस समय भी वहां था जब मेरे पिता चले गए थे। समय के साथ हम इतने करीब आ गए कि एक दूसरे से दूर रहना हमारे लिए लगभग असंभव हो गया। हम दोनों को चित्र बनाना पसंद था। वह मेरे सारे राज जानता था और मैं उसके सारे राज जानती थी। डेविड एक अनाथालय में पला बढ़ा था। उसकी बहन वास्तव में उसकी जैविक बहन नहीं थी। वह हम दोनों से 10 साल बड़ी थी, लेकिन उसका मानसिक विकास एक किशोरी लड़की जैसा था। वह ऑटिस्टिक थी। वह मुझसे प्यार करती थी और मैं भी उससे प्यार करती थी। अगर डेविड और मैं कभी अलग होते तो मुझे सबसे ज्यादा उसकी याद आती। डेविड हमेशा से उसकी बहुत रक्षा करता आया था। उसने बचपन से ही उसका ध्यान रखा था। शायद मैं उसके इन्हीं छोटे छोटे कामों से प्यार करने लगी थी। वह अपने प्रिय लोगों का जिस तरह ख्याल रखता था, उसी ने मुझे उससे बेइंतहा प्यार करना सिखाया। और अब मेरा दिल अपराध बोध से सिकुड़ रहा था। उस रात हम तीनों को साथ होना था। टैमा हमारा इंतजार कर रही थी। लेकिन मैं और डेविड एक दूसरे में इतने खो गए कि एक बात दूसरी बात तक पहुंचती गई। अब मुझे समझ आ रहा था कि डेविड खुद को इसके लिए कितना दोषी मान रहा होगा। दूसरी ओर मेरी माँ थी। जब मैं 12 साल की थी तब से उसने मेरा पालन पोषण किया था। लगभग 25 वर्षों से उसने अपने माता पिता को नहीं देखा था। फिर एक दिन उसे फोन आया। उसे अपने पिता से आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया गया था। वह मुलाकात बेहद दुखद थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, रोए और गले मिले।
परिवारों में अक्सर ऐसा ही होता है। कभी कोई अपने प्रेमी के साथ घर से भाग जाता है, फिर उनकी एक बेटी होती है, वे शादी करते हैं, गरीबी, झगड़े और कर्ज के बीच जीवन बिताते हैं। फिर एक दिन उनमें से एक थक जाता है, तलाक मांगता है, दूसरा हस्ताक्षर कर देता है और अपनी बेटी को पीछे छोड़कर चला जाता है। मेरे दादा दादी फिर भी बहुत प्यारे थे। मुश्किल समय में भी वे हंसते थे। उन्हें नहीं पता था कि वो उनके साथ में आखिरी हंसी थी। उसी दिन मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई। हम वहां उम्मीद से एक सप्ताह ज्यादा रुक गए। फिर मेरी माँ ने अपनी माँ को हमारे साथ घर ले जाने का फैसला किया। बेटी, इन दिनों मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपनी जिंदगी के बाकी हिस्से का क्या करूं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। जितना हो सकेगा मदद करूंगी। माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा हमारे साथ होना ही हमारे लिए काफी है। और सच कहूं तो कैलिस्टा का एक छोटा सा बॉयफ्रेंड है। मुझे वो थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वह यहाँ कभी नहीं आता। हमेशा चाहता है कि कैलिस्टा ही उसके घर जाए। मेरी दादी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पता नहीं वह किस पर गया होगा। डेविड सबसे अच्छा है दादी। अगर आप उसे जानती तो आप भी उससे प्यार करने लगती। अच्छा, देखते हैं। अभी से कुछ नहीं कह सकती। हम घर पहुंचे ही थे कि दरवाजे के पास डेविड खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं। उसके चेहरे पर गहरी थकान और काले घेरे थे। कैलिस्टा, उसकी आवाज कांप रही थी। कैलिस्टा, मैं उसके पास गई। क्या हुआ उन्होंने? वह आगे नहीं बोल पाया। क्या मिला? वह चुप रहा। डेविड, कोई जवाब नहीं। डेविड, कहाँ है वह? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में केवल खालीपन था। मैंने अपने पिता को बार बार फोन किया, फिर उसके दोस्तों को, उसकी बेटी को। किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने हर जगह तलाश की। यह संभव नहीं था। मेरा पिता ऐसा नहीं कर सकता था। मैं अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। नहीं, यह सच नहीं है। अब बोलो, यह तुम्हारी कोई भयानक मजाक तो नहीं है? डेविड चुप रहा। डेविड, कुछ तो बोलो। मेरी माँ बाहर आ गई। बेटी, क्या हुआ? मैंने उसकी ओर देखा। टैमा का अपहरण हुआ था। मेरी माँ का चेहरा बदल गया। तुम्हारे पिता ने उसे अगवा किया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए था। मैंने ऐसा किया। एक मिनट। मेरी माँ ने मेरी ओर देखा। तुम्हारे पिता ने उसे अगवा किया, लेकिन वो कनाडा में रहता है। पुलिस के पास वीडियो है। वे उसे ढूंढ रहे हैं। समाचार देखो। मैंने डेविड की ओर देखा। टैमा कहाँ है? वह कुछ नहीं बोला। डेविड, आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, आज उसका अंतिम संस्कार है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस चुपचाप डेविड के साथ चल पड़ी। डेविड के दादा हमें कब्रिस्तान ले जाने वाले थे। 2 घंटे का रास्ता था। पूरे रास्ते केवल रोना और खामोशी थी। जब हम पहुंचे तो मेरे पैर कांप रहे थे। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। डेविड ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले गया। मैंने टैमा को देखा। वह वहीं थी, लेकिन अब वह हिल नहीं रही थी। उसकी त्वचा पीली और स्थिर थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने चाहा कि ये सच न हो। मैंने खुद से नफरत की। मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मैंने कुछ पल के लिए डेविड से भी नफरत की, लेकिन मैं उसे दोष नहीं दे सकती थी। असली दोषी मेरा पिता था और मैं उसे दुनिया के आखिरी कोने तक खोजने वाली थी। उसने मुझसे वो छीन लिया था जिससे मैं प्यार करती थी, और उसने मेरे होने वाले पति को तोड़ दिया था। डेविड ने मेरी ओर देखा। मैं तुम्हें दोष नहीं देता कैलिस्टा, तुम्हें ये पता होना चाहिए। मैं खुद से नफरत करता हूँ। मैंने ही सब कुछ शुरू किया था। अगर हम उस रात हमेशा की तरह उसके साथ होते तो शायद यह सब नहीं होता, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकता। हम दोनों खुद को दोष दे रहे हैं डेविड। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन हम उसे रोकेंगे। हमारे साथ जो हुआ उसका जवाब उसे देना होगा, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। कैसे एक जगह है जहां वो हो सकता है? डेविड ने मेरी ओर देखा। अगर हमें वह मिल गया तो हम क्या करेंगे? मैं कुछ पल चुप रही। पहले उसे उसी दर्द का सामना करवाएंगे जो उसने हमें दिया। हम उसकी 10 साल की बेटी को चारे की तरह इस्तेमाल करके उसे बाहर निकालेंगे।
फिर उसे उस देश की पुलिस के हवाले करेंगे जहां उसे अपने अपराधों की सजा मिल सके। डेविड ने मेरी ओर देखा। संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल, और विश्वविद्यालय। मैं कुछ समय के लिए पढ़ाई रोक दूंगी। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। वह कुछ देर सोचता रहा। ठीक है, लेकिन हम उसकी बेटी को कब ले जाएंगे? हमें एक नकली स्कूल यात्रा बनानी होगी। हमारे दोस्तों की मदद से वे जरूरत पड़ने पर शिक्षकों की तरह दिखाई देंगे। डेविड ने अविश्वास से मेरी ओर देखा। तुम पागल हो कैलिस्टा? मैंने उसकी आंखों में देखा। मुझे पता है। फिर मैंने धीरे से कहा, लेकिन टामा इसके लायक नहीं थी। एक सप्ताह बाद। गंतव्य इकालुएट, कनाडा। सब कुछ तैयार है? हाँ। तुम्हारा? मेरा भी। मेरी माँ और दादी ने अब ज्यादा सवाल नहीं किए। हमें अलग अलग सीटें मिली हैं। वही एक उड़ान थी जो उस समय के सबसे करीब थी जब हमें वहां पहुंचना था। मुझे लगा था कि वे हमें पकड़ लेंगे। मेरी कक्षा से कोई भी नहीं था, हमारे दोस्त भी नहीं। अब अपनी सीट पर जाओ। एक ही समय पर दोनों का विमान के बाथरूम में रहना अजीब लगेगा। तुम सही कह रहे हो। वहां मिलते हैं। हाँ, कुछ घंटे बाद। आपका विमान बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य पर पहुंच गया है। अब समय था मेरे पिता की नई पत्नी के घर जाने का। हम सीधे किसी टकराव में नहीं जाना चाहते थे। हम केवल उनसे मिलने वाले थे। उम्मीद थी कि उन्होंने अभी तक समाचार नहीं देखा होगा, और हमारे पास एक अच्छी वजह भी थी। मैं अपनी बहन से मिलना चाहती थी। मेरे पिता ने मेरे जन्मदिन पर एक पत्र भेजा था। उसी पत्र में उसका पता था। हमने दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक, दरवाजा खुला। आप लोग कौन हैं? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। नमस्ते, मैं सैंटियागो रामिरेज की बेटी हूँ। महिला कुछ पल चुप रही। वह इस समय घर पर नहीं है, लेकिन आप लोग अंदर आ सकते हैं। जी धन्यवाद। हम अंदर चले गए। आप इतनी दूर यहाँ उसके लिए आई हैं? असल में मैं उससे नहीं मिलना चाहती थी। मैं अपनी बहन से मिलना चाहती थी। 1 साल पहले मेरे पिता ने मुझे एक पत्र भेजा था। उसमें उन्होंने उसके बारे में बताया था। महिला के चेहरे पर आश्चर्य था। उसने मुझे कभी किसी बेटी के बारे में नहीं बताया, नहीं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में। हाँ, मैं कुछ पारिवारिक तस्वीरें लाई हूँ। मैंने तस्वीरें निकाली। देखिए। महिला ने तस्वीर को ध्यान से देखा। ओह हाँ, ये वही है, अपनी जवानी में। और तुम अपनी माँ जैसी दिखती हो। हाँ। वह मुस्कुराई। नताशा अभी स्कूल से नहीं लौटी है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी। तब तक क्या तुम लोग मेरे साथ खाना बनाने में मदद करोगे? हाँ बिल्कुल। हमने लगभग 2 घंटे सब्जियां काटी और मेज तैयार की। जब महिला नताशा को लेने बाहर गई, डेविड ने योजना से अलग कदम उठाया। उसने वहां मौजूद लोगों को बेहोश करने के लिए शांत करने वाली दवा का इस्तेमाल किया। मैंने घबराकर धीरे से पूछा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो डेविड? वह इस कहानी पर विश्वास नहीं करेगी कि तुम उसकी बेटी को 1 सप्ताह की यात्रा पर ले जाना चाहती हो। और देखो, उसने जमीन की ओर इशारा किया। वहां एक अखबार पढ़ा था। उसमें मेरे पिता का चेहरा था और तस्वीर पर हिंसक हमले के निशान दिखाई दे रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वह वहां था। तभी आवाज आई, बच्चों, नताशा आ गई है। खाने के लिए बैठो। हाँ, हम अभी आते हैं। हम सब मेज पर बैठ गए। मैंने नताशा का अभिवादन किया और उसे गले लगाया। हमने खाना शुरू करने की कोशिश की। तभी महिला ने कहा, मैंने ये शराब एक खास मौके के लिए संभाल कर रखी थी। चलो खाते हैं। मैंने गिलास से एक बड़ा घूंट लिया। डेविड ने मुझे देखा। उसकी आंखें अचानक फैल गईं। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर मैंने मेज पर 2 जोरदार आवाजें सुनी। डेविड ने तुरंत कहा, वाह, बहुत जल्दी असर हो गया। उसने मेरी ओर देखा। कैलिस्टा, अब वे मत पीना, ये जाल है। लेकिन मुझे तो ठीक लग रहा है। देखो। मैं अपनी जगह से उठी। अचानक पूरा कमरा घूमने लगा। डेविड ने मुझे पकड़कर बैठा दिया। उसने एक टैक्सी बुलाई और एयरपोर्ट जाने की तैयारी करने लगा। उसने महिला का फोन अपने पास रख लिया, नताशा के कपड़े बदल दिए और घर की कुछ चीजों को इस तरह हटा दिया कि हमारे पीछे कोई सीधा सुराग न रहे। जब टैक्सी आई, उसने महिला के पास मौजूद नकद और उसके कार्ड अपने कब्जे में ले लिए और हमें एयरपोर्ट ले गया। मुझे रास्ते में उल्टियां होने लगी।
विमान में पहुंचने के बाद मैं बेहोश हो गई। जब हम पहुंचे तो डेविड ने मुझे जगाया। हम पहुंच गए कैलिस्टा। मैंने आंखें खोली। क्या हुआ? होटल पहुंचने दो, वहां सब बताऊंगा। ठीक है। हम उतरकर पहला होटल ढूंढने लगे जहां हमें कमरा मिल सके। नताशा अभी भी सो रही थी। डेविड ने धीरे से कहा, और समय बर्बाद नहीं करना है। उसका फोन यहाँ है, नंबर मिलाओ। उल्टी के कारण शायद वह इसे कहीं रख दे। ठीक है, देखते हैं। मैंने फोन देखा, वहां है। अचानक फोन बज उठा। श, श, श। डेविड ने फोन उठाया। महिला, मैंने तुमसे कहा था कि सोमवार को मुझे फोन मत करना। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर आवाज आई, पिता, मैं हूं। मैंने फोन अपने हाथ में ले लिया। पापा। दूसरी तरफ आवाज कांप गई। कैलिस्टा, तुम? हाँ। तुम्हें क्या लगा मेरे प्रेमी की बहन की हत्या करने के बाद मैं चुप बैठ जाऊंगी? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उसे मारना मेरा इरादा नहीं था। मुझे पैसे समय पर नहीं मिले। वह लड़की मुझे परेशान कर रही थी। वह अब चिल्ला रही थी और भाग रही थी। चुप रहो। मैंने नताशा की ओर देखा। हमारे पास नताशा है। अगर तुम नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ हो तो न्यूयॉर्क आओ। हम द प्लाजा, द रिट्ज कार्लटन सेंट्रल के दूसरे माले पर तुम्हारी पत्नी के नाम से बुक किए गए कमरे में तुम्हारा इंतजार करेंगे। मैं कुछ घंटों में वहां पहुंच सकता हूं। लेकिन कैलिस्टा, नताशा को इस सब से बाहर रखो। वह सिर्फ एक बच्ची है। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कॉल खत्म हो गई। डेविड ने मेरी ओर देखा। अब पुलिस को फोन करने का समय है। मैंने आपातकालीन सेवा को फोन किया। -111, व्हाट इज योर इमरजेंसी? हेलो, आई वांट टू रिपोर्ट ए डेथ थ्रेट फ्रॉम माय फादर। ही इज ए फ्यूजिटिव इन अर्जेंटीना फॉर मर्डर एंड आई एम ट्रैवलिंग विथ माय 10-year-old लिटिल सिस्टर। ही इज नॉकिंग ऑन द डोर राइट नाउ। डेविड ने दरवाजे पर किसी के जोर जोर से धक्का देने जैसी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। नताशा रोने लगी। मॉम, प्लीज स्टे कॉम। कैन यू टेल मी योर लोकेशन? वेयर एट द प्लाजा, द रिट्ज कार्लटन सेंट्रल होटल। ऑफिसर्स आर ऑन देयर वे। स्टे ऑन द लाइन विद मी। ओके। डेविड ने दरवाजा टूटने जैसी जोरदार आवाज निकाली। मैं चिल्लाई। मैंने रोती हुई नताशा का मुंह ढक दिया। फिर मैंने फोन नीचे गिरा दिया। कॉल कट गई। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी रही। फिर डेविड और मैंने एक दूसरे को देखा। हम दोनों अचानक हंस पड़े। हो ही नहीं सकता, डेविड ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। अब तुम्हारे पिता और पुलिस के आने से पहले हमें सचमुच घायल दिखना होगा। हाँ। मैंने नताशा की ओर देखा। नताशा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या किया है? उसने डरते हुए सिर हिलाया। समाचार में उन्होंने कहा था कि उन्होंने किसी का अपहरण किया था और 1 सप्ताह बाद उस व्यक्ति का शव मिला। बिल्कुल। मैं उसके पास बैठ गई। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि ऐसा दोबारा न हो। जब तुम्हारे पिता आए तो उनसे दूर भागकर सड़क की तरफ पुलिस के पास जाना। उनसे कहना कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें मारने की कोशिश की। समझी? नताशा ने हमारी ओर अविश्वास से देखा। आप लोगों ने मेरी मां से चीजें चुराई और मेरा अपहरण किया। मैं ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती जो मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। जब यह सब खत्म हो जाएगा, हम तुम्हें सिनेमा ले जाएंगे, पिज्जा खाएंगे और तुम्हें तुम्हारी माँ के पास वापस पहुंचा देंगे। वह इस समय हमारे कब्जे में नहीं है, लेकिन उसे सुरक्षित रखा गया है। जितनी जल्दी यह सब खत्म होगा, उतनी जल्दी तुम अपनी माँ के पास वापस जाओगी। मैंने नताशा को थप्पड़ मारा ताकि उसे डर लगे और हमारी बनाई हुई कहानी विश्वसनीय लगे। ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। लड़की, भागो। मेरे पिता सैंटियागो दरवाजे के बाहर थे। मैं और डेविड जल्दी से फूलदान गिराने लगे। फूल जमीन पर बिखर गए। कांच टूट गया। मैंने भागते हुए अपना पैर मोड़ लिया और दर्द से गिर पड़ी। डेविड भी गिर गया और उसने अपने माथे पर चोट लगने का नाटक किया। हमने बेहोश होने का अभिनय किया। कुछ ही देर बाद हमें एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी। जब मुझे बाहर ले जाया जा रहा था, मैंने अपने पिता को हथकड़ी में देखा। नताशा एक पुलिस कार के अंदर बैठी थी। मैंने पहली बार गहरी सांस ली। सब कुछ खत्म होने वाला था। डेविड ने हर चीज की जुनूनी तरीके से जांच शुरू कर दी।
उसे पता चला कि फोन का इस्तेमाल मेरे पिता के रास्तों और गतिविधियों को छिपाने के लिए किया जाता था। उसने मेरी सौतेली माँ के उन रहस्यों को भी खोज निकाला जिनका इस्तेमाल मेरे पिता उसे धमकाने के लिए करता था। वह एक ऐसी कंपनी से जुड़ी हुई थी जो एक फर्जी कंपनी के जरिए धन शोधन कर रही थी। आखिरकार एक छोटी सी चिट्ठी ही पर्याप्त साबित हुई ताकि वह सब कुछ पुलिस को बता दे। मेरी माँ और डेविड के दादा दादी को अदालत में बुलाया गया। मामले की सुनवाई हुई। सभी आरोपों पर कार्यवाही की गई और जिम्मेदार लोगों को कई वर्षों की सजा मिली। नताशा दूसरी ओर लगभग पूरी तरह चुप हो गई। उस सदमे ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। वह पुलिस को ठीक से कुछ भी नहीं बता सकी। समय बीत गया। एक दिन मेरी माँ ने मुझे ध्यान से देखा। बेटी, मुझे बताओ क्या हुआ था? कोई स्कूल यात्रा थी ही नहीं, है ना? मैंने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है माँ। कैलिस्टा, मैं ठीक हूँ। मेरी माँ ने लंबी सांस ली। ठीक है, बस अब दोबारा भागने की कोशिश मत करना, खासकर अपने उस छोटे से बॉयफ्रेंड के साथ तो बिल्कुल नहीं। मैं मुस्कुराई नहीं। माँ, मैं उसके साथ अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, फिर हम साथ रहने लगेंगे और उसके बाद शादी करेंगे। मैं एक परफेक्ट लड़की हूँ, तुम्हें पता है। मेरी माँ मुस्कुराई। हाँ, मुझे पता है मेरी बच्ची। ठीक है, चलो घर चलते हैं। 4 साल बाद। 4 साल बीत चुके थे। हम एक दूसरे के सामने खड़े थे। मैंने डेविड का हाथ थाम लिया। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करूंगी, तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगी और अच्छे बुरे हर समय में तुम्हारा साथ दूंगी। स्वास्थ्य में और बीमारी में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरी आंखें भर आईं। मुझे उस चीज से भी प्यार है जो तुमने मुझसे करवाई। मैंने उसकी आंखों में देखा। और मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि तुम्हें माफ करके मैंने खुद को भी माफ करना सीख लिया है। डेविड ने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैं, डेविड, वादा करता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा और अच्छे बुरे हर समय में तुम्हारा साथ दूंगा। स्वास्थ्य में और बीमारी में भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और तुम्हारी हर उस पागलपन भरी योजना में तुम्हारा साथ दूंगा जो तुम्हारे दिमाग में आएगी। जैसे तुम हमेशा मेरे साथ रही, वैसे ही मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हमने एक दूसरे को देखा। इतना कुछ खोने के बाद भी हम साथ थे। समाप्त।